अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, मेरे ख्याल से एक फास्ट फॉरवर्ड डिस्कशन हो जाए। ये जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आए हुए हैं ये भी 2025 के अटेम्प्ट में आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2025 के इस अटेम्प्ट के फरवरी आई गेस ये इसकी सारी केस स्टडीज हमने सॉल्व कर ली हैं, चारों की चारों। और अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके चार डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी हैं, वो भी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों से, ताकि ये कि आप लोगों को ये पूरा पेपर आपका कंप्लीट हो जाए। आसान सवाल है तो हम फास्ट फॉरवर्ड डिस्कस कर लेंगे। पहला सवाल है, व्हाइल मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन व्हाई डू यू थिंक ईपीएस टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी इज नॉट वर्थवहाइल। भाई ईपीएस क्यों अच्छा नहीं है, मुझे बताएं। ईपीएस का सबसे बड़ा मसला क्या है, ईपीएस का फॉर्मूला क्या है? पहले हम जरा ओरली कॉन्सेप्चुअली डिस्कस कर लेते हैं। ईपीएस का फॉर्मूला है अर्निंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अर्निंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। तो इसमें सबसे बड़ा मसला जो फड्डा है ना, वो अर्निंग्स का है। ओके, अर्निंग्स होती है प्रॉफिट, नॉट कैश, विच इज नॉट इक्वल टू कैश। ये बड़ा मसला है। असल चीज तो कैश है ना, असल रियलिटी तो कैश है ना। अर्निंग मींस प्रॉफिट। प्रॉफिट तो मैनिपुलेट हो सकता है, स्ट्रेट लाइन मेथड को रिड्यूसिंग कर दो, रिड्यूसिंग को स्ट्रेट लाइन कर दो, प्रोविजन बना दो, प्रोविजन रिवर्स कर दो। हाँ, अकाउंटिंग पॉलिसी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर दो, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं करो। हाँ, डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज करो, डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं करो। ये सारे मसले मसाइल आईएएस में खेल के लोग अपने प्रॉफिट को मैनुपुलेट कर सकते हैं। मैनुपुलेट कर सकते हैं, मैनुपुलेट हो गया तो फिर तो बात खत्म हो गई। फिर कौन देख रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ, एक तो ये मसला है। दूसरा ये अर्निंग हमेशा निकलती है पास्ट की, पुरानी अर्निंग होती है ना, पीएनएल से निकलता है। पीएनएल तो बनता है फॉर द ईयर एंडेड, एंडेड हो गया, एंड हो गया भाई। तो हमें तो फ्यूचर को देख के काम करना। नोकिया का फ्यूचर खराब था, पास बहुत अच्छा था। तो अगर पास को देख के किसी ने डिसीजन ले लिया नोकिया में पैसा लगाने का, तो गलत हो जाएगा। आज इलेक्ट्रिक कार्स की वजह से नॉर्मल गाड़ियों का फ्यूचर इतना अच्छा नहीं है। आपके सामने रेट्स क्या चल रहे हैं, सही है, गिर रहे हैं, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी की वजह से। तो मगर पास आप देखें ना, मोटे ताजे प्रॉफिट कमा हुए हैं, तो ये एक बड़ा मसला है। ठीक है ना। तो और दूसरा ये कि जरूरी नहीं होता जो पास में हुआ है वो हमेशा फ्यूचर में हो। अकाउंटिंग पॉलिसीज का भी मसला आ सकता है। ठीक है जी। तो ये एक सारी बातें यहाँ भी लिखी हैं, जरा इनको देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। कि पास्ट डेटा पे बेस है, ये हमने बात कर ली। मनुपुलेट हो सकता है, अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज होने की वजह से, ये हमने बात कर ली। डिस्प्रोपोर्शनेट टू इट्स ट्रू वर्थ, ठीक है। लोग ईपीएस को इतनी ज्यादा घास नहीं डालते, घास नहीं डालते। ठीक है। अच्छा, ये बात होगी। तो यार ये कितने मार्क का, 5 मार्क का सवाल है मेरे ख्याल से, आप लिख सकते हो। डिविडेंड पे आउट रेशियो इक्वल डिविडेंड पेड बाय अर्निंग्स, हाउ वुड यू एक्सपेक्ट दिस रेशियो टू बिहेव ड्यूरिंग अ रिसेशन, व्हाट अबाउट एन इकोनॉमिक बूम। बहुत ही आसान सवाल है। डिविडेंड कवर के लिए हम बात कर लेते हैं। डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब क्या होता है, डिविडेंड कितना पे करें। तो डिविडेंड पेड पे आउट का मतलब होता है डिवाइड बाय अर्निंग्स। अच्छा, अब आप खुद बताओ, ईमानदारी से, ईमानदारी से, जब रिसेशन होगा अर्निंग्स क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। जब अर्निंग्स कम हो जाएंगी और डिविडेंड आपने मेंटेन करने होते हैं, आपको डिविडेंड आप ज्यादा कम नहीं कर सकते। ये डिविडेंड थ्योरी का एक पूरा टॉपिक है, थ्योरेटिकल, आप मेरे लेक्चर्स में देख लोगे अगर जो लोग मुझसे लेक्चर ले रहे हैं। तो मैंने एक्सप्लेन किया है कि डिविडेंड को कम नहीं कर सकते, सिग्नलिंग इफेक्ट चले जाता है। सिग्नलिंग इफेक्ट समझते हैं? कि सिग्नल चले जाता है कि कंपनी में कुछ गड़बड़ है, जब भी शायद ये शेयर होल्डर को पैसा नहीं दे रहा। भाई शेयर होल्डर को पैसा नहीं दे रहा क्योंकि इसने जो है, कंपनी जो है वो शायद खराब हालत में चल रही है। तो कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर के मुंह बंद करने के लिए उनको डिविडेंड देती है कि भाई कोई टेंशन की बात नहीं, टेम्पररी मसला है, टेम्पररी मसला है, बाद में हालात सही हो जाएंगे, टेंशन ना ले। तो उस केस में अगर आपने डिविडेंड मेंटेन कर लिए, इजिकल टू कर लिया, और अर्निंग्स आपकी कम हो रही हैं, तो फिर ये डिविडेंड कवर आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, राइज कर जाएगा। इन केस ऑफ रिसेशन ये राइज कर जाएगा। और बूम के वक्त क्या हो जाएगा, जब बूम होगा तो बूम का मतलब होता है कि आपकी अर्निंग्स ठीक ठाक बढ़ेंगी, मगर आप अगेन डिविडेंड ज्यादा नहीं दोगे, शेयर होल्डर के ज्यादा लिफ्ट नहीं कराओगे, शेयर होल्डर को ज्यादा फ्री नहीं कराओगे, अगर लोकल लैंग्वेज में बात करें। क्योंकि वो फ्री हो गया तो 8 साल ज्यादा डिविडेंड मांगे, हम उनको कहेंगे भैया कोई बात नहीं, क्योंकि हमें आगे की भी प्लानिंग करनी है, कंपनी ने आगे की भी अपनी सेटिंग करनी है, कंपनी ने गोइंग कंसर्न भी चलना है। तो हम चूंकि डिविडेंड अगेन मेंटेन ही रखेंगे, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। तो अगेन क्या होगा, अगेन वही होगा जो जो है ना, मेंटेन होने की वजह से अर्निंग बढ़ गई और डेनोमिनेटर बढ़ गया, डिविडेंड सेम है। तो बूम में ये डिविडेंड कवर क्या हो जाएगा, फॉल कर जाएगा। ये पूरा आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। ये इन्होंने कहानी सारी लिख दी है कि जब रिसेशन आएगा तो आपकी अर्निंग डिक्लाइन करेगी, अर्निंग डिक्लाइन करेगी तो डिविडेंड कट नहीं होंगे, डिविडेंड कट नहीं होंगे तो डिविडेंड पे आउट रेशियो बढ़ जाएगा। ऑन दी अदर एंड अगर आप बात करें, मैं फास्ट फॉरवर्ड इसलिए चल रहा हूँ यार, ये सवाल मेरा नहीं ख्याल कि बहुत टेक्निकल है कि इसमें टीचर का बहुत ज़्यादा टाइम लगना चाहिए। मगर बहरहाल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये 5-5 मार्क भी बड़े प्रीशियस होते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बेचारे 47, 48, 46 पे आ रहे होते हैं अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, बूम होगा तो क्या होगा भैया, बूम होगा तो फिर जो है राइज इन बिजनेस कंडीशन, बिजनेस कंडीशन इंप्रूव होगी।
ठीक है ना, अर्निंग बढ़ जाएगी, अर्निंग बढ़ जाएगी, मगर डिविडेंड जो है वो ज़्यादा से नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ज़्यादा देन डिविडेंड प्रोपोर्शनेट आप नहीं बढ़ाओगे, डिविडेंड पे आउट रेशो क्या हो जाएगा, डिक्लाइन कर जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि अर्निंग जो है वो ज़्यादा से बढ़ रही होंगी। सही है। तो लास्ट में जल्दी से आ जाते हैं, बिजनेस क्यों को कैश रखना चाहता है, कैश क्यों रखते हैं हम अपनी जेब में, कैश क्यों रखते हैं, क्यों रखते हैं? सर कोई खर्चा करना पड़ जाए, कहीं भूख लग जाए, मैं कुछ काम करना हो, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, वैसे तो खैर ऑर्गेनाइजेशन भी इसी पैसे रखती है, इसलिए नहीं रखती है कि एम्प्लॉयज की भूख के लिए रखेंगे, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए। ठीक है जी, 5 माह का एक और अच्छा सवाल, लाइफ ब्लड होता है, ये बड़ा प्यारा पॉइंट है, लिखना पड़ेगा, लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस, ये हमारे एक पार्टनर है, उनको बहुत अच्छा लगता है ये पॉइंट। ठीक है, इसी ना कोई अनसर्टेनिटी आ जाए मुल्क में, अल्लाह ना करे कोई मसला हो जाए, बैंक बंद हो जाए, कुछ हो जाए, आपके हाथ में कुछ ना कुछ कैश तो होना यार। बैंक हॉलीडेज आ जाए, ईद पे लोग थोड़ा कैश ज्यादा निकाल के रखते हैं कि यार गड़बड़ ना हो जाए। सेम कि ये कि आपको कोई प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी मिल गई, आपको कोई चीज सस्ती नजर आ रही है, आपका कैश होगा तो आप खरीद लोगे, खरीद लोगे। सस्ती नहीं मिल, अगर कैश ही नहीं है तो पता चला जब तक आप कैश निकालने जाओगे अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शेयर होल्डर का डिविडेंड कैसे रोका जा सकता है। एक तो आप कोविनेंट कर दें, कोविनेंट समझते हैं कि कंडीशन लगा दें, शर्त लगा दें कि जी लोन उसी सूरत में मिलेगा अगर आप डिविडेंड नहीं देंगे, डिविडेंड नहीं देंगे शेयर होल्डर को तो ही आपका, या डिविडेंड आप कम देंगे या डिविडेंड हमसे पूछ के देंगे। ठीक है, ये भी आता है अप्रूवल रिक्वायरमेंट। सही है, डिविडेंड स्टॉपर क्लॉज भी आ जाती है। स्टॉपर क्लॉज का मतलब है कि लोन ही उसी सूरत में मिलेगा जब डिविडेंड आप, क्योंकि डिविडेंड से क्या होगा, एक बंदा जो पैसा लगा रहा है कंपनी को, ये समझे बिल्कुल सुना है कि पाकिस्तान का दिवालिया लगा हुआ है, पाकिस्तान लोन लेने जा रहा है आईएमएफ के पास, और दूसरी तरफ उनके जो खर्चियां हैं, शाह खर्चियां हैं हमारे, जो अल्लाह माफ करे मैं ये नाम नहीं लूंगा, वीगो वीगो ना आ जाए भाई, उनके अगर खर्चे बढ़ते जा रहे हैं तो लोन वाला सोचेगा यार मैं बेवकूफ़ हूँ, ये अबे अपने खर्चों में अगर पैसे उड़ा रहा है और मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, इनके अपने हालात अच्छे नहीं है, तो ये मेरा लोन वापस कैसे करेगा। तो इनके डिविडेंड पे रिस्ट्रिक्शन लगा दो, जो कि एक्चुअली नहीं होता हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली। तो कंपनी में ये होता है कॉर्पोरेट में कि जब लोन दिया जाता है बैंक की तरफ से, बैंक अपने आप को सेव करने के लिए उनके डिविडेंड पे पाबंदी लगाते हैं। डिविडेंड एक वाइड चीज है, इससे ओनर अपने पैसे निकाल रहा है, तो बैंक बोलेगा यार पहले हमारे पैसे दो ना, हमसे पैसे लेने आए तो पहले हमारे पैसे निकालो, डिविडेंड बाद में आना चाहिए। तो कोविडेंड यानी कि कंडीशन लगा दे। ठीक है, इसके अलावा डिविडेंड स्टॉपर कंडीशन ये आसान है, अप्रूवल रिक्वायरमेंट यानी कि उनसे पूछ के मिलेगा। रिस्ट्रिक्शन ऑन फाइनेंशियल रेशियोज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिस्ट्रिक्शन लगा दे कि कुछ रेशो मीट होंगे, आप कंपनी को अच्छी प्रॉफिटेबल में ले जाओ, डिविडेंड कवर, इंटरेस्ट कवर, गेयरिंग वेयरिंग, और ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ये सारे अच्छे होंगे, तो जाके फिर आप इस पोजीशन में होंगे डिविडेंड देंगे, वरना आप डिविडेंड दोगे तो हम कोर्ट पर ले आएंगे, हम आपको पे ही नहीं करने देंगे। लास्ट प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट सम एग्रीमेंट लेंडर कैन स्टेपुलेट दैट एनी एक्सेस कैश फ्लो मस्ट बी फर्स्ट यूज टू सर्विस डेट, यानी कि अगर पैसा आएगा तो पहले हमारे पैसे दोगे, फिर बच जाए तो डिविडेंड दोगे। तो ये भी एक क्लॉज के जरिए आप डिविडेंड को रोक सकते हैं। बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, समझ के चले जाएंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी भाई, जिंदगी आसान हो जाएगी, कोई ज्यादा मुश्किल बातें नहीं है। फास्ट फॉरवर्ड मैंने इसलिए निपटाया क्योंकि मैंने कहा यार इस पे कोई टेक्निकल पॉइंट ऐसा नहीं है, कोई टेक्निकल एडजस्टमेंट ऐसी नहीं है जिसमें मुझे बात करनी है, सारी चीजें कॉमन सेंस से और हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेट करती हैं जो हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये पेपर खत्म हुआ। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।